नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। और आइए आगे का एजेंडा में अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। जौनपुर की अटाला मस्जिद से बात शुरू करेंगे हम। संभल की शाही मस्जिद के सर्वे के आदेश के बाद अब अटाला मस्जिद जौनपुर की जो है वो चर्चा में है। हिंदू संगठन दावा कर रहे हैं कि ये मस्जिद प्राचीन अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इससे जुड़े मामले पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि एक संगठन ने यहां जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है वहां पूजा अर्चना की मांग कर दी है और इसी मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई थी। जौनपुर जिला कोर्ट से होता हुआ ये मामला जो है वो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुका है। जौनपुर जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य माना था। इसी के खिलाफ मस्जिद की वक्फ कमेटी ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी, जिस पर अब आज सुनवाई होनी है। तो अटाला मस्जिद है मशहूर जौनपुर की और उसी अटाला मस्जिद को लेकर अब मामला अदालत में पहुंचा हुआ है। तो पहले संभल, और संभल का मामला तो फिलहाल संभला हुआ है। देखिए, संभल में आज भी जो सर्वे रिपोर्ट है वो अदालत में पेश नहीं की जाएगी, ये जानकारी भी आज सामने आ गई है। वहीं दूसरी तरफ जौनपुर की अटाला मस्जिद, जिसका मामला निचली अदालत से होकर हाईकोर्ट पहुंचा हुआ है और आज हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है। याचिका सुनने लायक है या नहीं, इसी को लेकर हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। आपको बताते हैं कि आखिर हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता और मुस्लिम पक्ष के याचिका जो वकील हैं, जो पक्ष रख रहे हैं, उनका इस पूरे मामले पर, अटाला मस्जिद जौनपुर मामले पर क्या कहना है। अटाला मस्जिद जो है वो तुर्की शासन काल का एक माने आक्रमणकारी और विध्वंसक कार्यवाही का प्रमाण बनाने का प्रयास यहाँ अटाला मस्जिद किए हैं, जो कि यहाँ आक्रमणकारी थे, यहाँ शासन करना चाहते थे। राजा विजय चंद ने 13वीं शताब्दी में इसको बनवाया था, माता अटला देवी का मंदिर, और 1408 में फिरोज शाह तुगलक ने इस स्ट्रक्चर को तोड़वा के पुनः अटाला मस्जिद बनाना चाहा, जिससे कि ये अटला देवी मंदिर ही अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाए। स्ट्रक्चर परिवर्तन से मूर्तियों को हटा दिया गया, मजारें स्थापित कर दी गई, लेकिन पौराणिक उल्लेख और पौराणिक महत्व के मायने से, नज़रिए से भी माता अटला का संदर्भ उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। यहाँ के इतिहास की पुस्तकों में, गजेटियर जो कि सरकारी अभिलेख होते हैं, वहाँ मिलता है। हम तो यही कहेंगे कि अटला मंदिर नहीं बल्कि अटाला मस्जिद है, आज से नहीं है। 1882 से हमारे पास रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है कि अटाला मस्जिद है, आज तक का रेवेन्यू रिकॉर्ड है। असेसमेंट जो है नगर पालिका परिषद का सब में दर्ज है। कहीं अटला मंदिर हमको नहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड मिला आज तक। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं। आज ये अटाला मस्जिद वाला मामला निचली अदालत से होते हुए हाईकोर्ट पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई कब, मोहम्मद मोइन? देखिए, हाईकोर्ट की अटाला मस्जिद का जो विवाद है वो संभल से भी पुराना है। मई महीने में ही इस मामले में जौनपुर की जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि जो अटाला मस्जिद है वो 13वीं शताब्दी में अटला देवी का मंदिर हुआ करता था। तुगलक वंश के जो शासक थे उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वहां पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए। तो मई महीने में ही जौनपुर के जिला कोर्ट के जो सिविल जज है उन्होंने केस चलने की इजाजत दे दी थी। बाद में इसको जिला जज के यहाँ चुनौती दी गई थी। जिला जज ने भी मेंटेनेबिलिटी को मंजूर कर लिया था और इन्हीं दो फैसलों को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी है उसने चैलेंज किया है। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी। दोपहर 12 बजे के करीब सुनवाई हो सकती है। हालांकि आज इस मामले में कोई बहुत फैसला आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें जो पक्षकार थे, चाहे वो स्वराज संगठन हो चाहे उसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा हो, जो दोनों पक्षकार थे, उनसे जवाब तलब किया गया था। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक कल तक उनका जवाब दाखिल तैयार नहीं हो पाया था और आज इसी वजह से जो विपक्षी है उनकी तरफ से कोर्ट में यह अर्जी लगाई जा सकती है कि उनका जवाब तैयार नहीं है, इसलिए उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। जरा सा दोबारा क्लैरिटी दीजिए, आप क्या बता रहे हैं? किसकी तरफ से अभी जवाब तैयार नहीं है? हिंदू पक्ष की तरफ से आप ये कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष से जवाब मांगा गया था और हिंदू पक्ष की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, ये जानकारी आप दे रहे हैं?
जी बिल्कुल, जो अटाला मस्जिद की वक्फ कमेटी है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया था और उस मुकदमे पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जो विपक्षी हैं, स्वराज संगठन नाम की जो संस्था है और उसके प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार मिश्रा, इन दोनों से जवाब तलब किया था। आज इन्हें जवाब दाखिल करना था, लेकिन कल तक जवाब तैयार नहीं हो पाया था। तो बहुत मुमकिन है कि आज इन दोनों की तरफ से ये कोर्ट में अर्जी लगाई जाए कि हमारा जवाब अभी तैयार नहीं है, जवाब दाखिल करने के लिए हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। तो देखना यही होगा कि आज जवाब दाखिल होता है या नहीं दाखिल होता है, और अगर जवाब दाखिल किया जाता है तो उसमें क्या कुछ दलीलें दी जाती हैं। और मोहम्मद मोइन, जरा ये बताइए कि निचली अदालत जिसके फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, तो निचली अदालत ने किस आधार पर हिंदू पक्ष की इस याचिका को सुनने योग्य माना था, मेंटेनेबल माना था, जिसको लेकर अब मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया? और आप जो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट से जब मुस्लिम पक्ष ने दरवाजा खटखटाया तो हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि आप अपना जवाब दाखिल कीजिए, और अभी तक हिंदू पक्ष की तरफ से इस मामले में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल नहीं किया गया है। बड़ी जानकारी ये दे रहे हैं मोहम्मद मोइन। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि आज हिंदू पक्ष की तरफ से जवाब देने के लिए और वक्त मांग लिया जाए, और ऐसे में ये मामले की सुनवाई आज ना होकर किसी और आगे की तारीख पर टल जाए। जी मोहम्मद मोइन, आइए बताइए, निचली अदालत में किस आधार पर इस याचिका को सुनने योग्य माना गया था? देखिए, जौनपुर की जिला कोर्ट में मई महीने में, इसी साल के मई महीने में यह मामला गया था। स्वराज संगठन नाम की एक संस्था है, उसने क्लेम किया था कि अटाला मस्जिद अटला देवी का मंदिर था, 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इतिहास की कई पुस्तकों का हवाला दिया गया था। सबसे बड़ा आधार उनके पास यही था कि इतिहास की कई पुस्तकों में इसका जिक्र है कि वहां पर पहले अटला देवी का मंदिर था। दावा यह भी किया गया था कि जो तुगलक वंश के शासक थे उन्होंने ही जौनपुर को बसाया था, और बसाने के साथ साथ जो है उससे पहले राजा विजय चंद थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। और जब तुगलक वंश के शासक आए तो उन्होंने मंदिर में लूटपाट की थी, लूटपाट के बाद मंदिर को तोड़ दिया था, और जिस जगह मंदिर था वहीं पर अटाला मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इस बारे में इतिहास की कई पुस्तकों का जिक्र किया गया है, और वही सबसे बड़ा आधार था, और उसी आधार पर जौनपुर की जिला कोर्ट थी उसने इस पूरे मामले को सुनवाई के लायक माना था। तो चलिए अब देखना होगा कि अब हाईकोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। फिलहाल तो जो अपडेट मिल रहा है वो ये कि हिंदू पक्ष से जवाब इस मामले में मांगा गया था हाईकोर्ट की तरफ से, और आज सुनवाई की तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक हिंदू पक्ष ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। तो बहुत मुमकिन कि सुनवाई फिलहाल किसी अगली तारीख के लिए टल जाए। नजर हमारी बनी रहेगी, जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। अगली खबर का मैं रुख कर रही हूं, किसानों से जुड़ी खबर है। किसान दिल्ली कूच को लेकर आज दोपहर शंभू बॉर्डर पर एक बड़ी बैठक करने वाले हैं, और इसी बड़ी बैठक में आगे की अपनी रणनीति को लेकर किसान फैसला लेंगे। दरअसल ये जो बैठक होगी आज दोपहर शंभू बॉर्डर पर, इस बैठक में किसान तय करेंगे कि उनका अगला जत्था दिल्ली की तरफ कूच कब करेगा। आज जत्था दिल्ली जाने की कोशिश नहीं करेगा, यह भी किसानों की तरफ से साफ कर दिया गया है। और इससे पहले रविवार को 101 किसानों का जत्था था, दिल्ली कूच की कोशिश में था, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसके बाद किसानों को पीछे हटना पड़ा था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद हैं वहीं शंभू बॉर्डर पर। जानकारी लेते हैं सचिन से, क्या अपडेट मिल रहा है, कब तक किसानों की बड़ी बैठक जो शंभू बॉर्डर पर होगी, और कौन कौन बड़े किसान नेता इसमें शामिल होंगे, आगे के लिए रणनीति किस आधार पर बनाई जाएगी? सचिन, इसकी कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? जी देखिए, बाद दोपहर ये मीटिंग होगी, तो उसमें असल में जो पिछले कल डीसी अंबाला और एसपी अंबाला से जो मीटिंग हुई थी किसान नेताओं की, उसमें जो एश्योरेंस दिया गया था, उनको भरोसा दिलाया गया है कि बातचीत के लिए, केंद्र सरकार से बातचीत के लिए शुरुआत जो है वो कराई जाएगी। तो शाम तक जो है स्थिति क्लियर होगी कि किसानों से बातचीत की शुरुआत होगी या नहीं होगी। मीटिंग जो है, मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, जो दो बड़े संगठन हैं जो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं, स्पीयरहेड कर रहे हैं, और साथ में जो छोटे संगठन जो हैं इनका साथ दे रहे हैं, तो तमाम लोग बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कल के लिए। क्योंकि आज जो है, आज पिछले कल जब शाम को मीटिंग हुई थी तो किसान नेताओं ने कहा था कि मीटिंग में एक मुद्दा था कि आज प्रधानमंत्री की जो पानीपत का विजिट है उसको देखते हुए किसान नेता जो हैं आज का जो कूच का कार्यक्रम है उसको रद्द कर दें। पर किसान जो है पहले ही बोल चुके थे कि हम जो है आज जो है दिल्ली कूच की कोशिश नहीं करेंगे। तो शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से बातचीत के लिए कोई शुरुआत होती है
है या नहीं होती है। किसान इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि हम शंभू बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर इस बात को बार बार बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि शंभू बॉर्डर को हम जो है क्रॉस नहीं कर पाएंगे ऐसे हालात में। तो किसानों ने 6 तारीख को और 8 तारीख को ये मैसेज देने की कोशिश की है, नैरेटिव बनाने की कोशिश की है कि हम जो है पीसफुली दिल्ली जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को लेकर जो है वो बातचीत करना चाहते हैं या पीसफुल आंदोलन जो है वो करना चाहते हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश जो है किसानों ने की है। अब देखना यह है क्योंकि किसान जो है बॉल जो है असल में गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डालने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि बातचीत की शुरुआत जो है केंद्र सरकार जो है करे। तो शाम तक ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। बिल्कुल नजर बनाकर रखिएगा, जैसे कोई अपडेट आएगा फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। देखिए किसानों के मुद्दे को लेकर देश की सियासत गर्म है, विपक्ष किसानों के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर है। हम तो किसानों का मुद्दा मैं तो रोज ही देता हूँ, नोटिस आज भी देंगे। अब देखिए कितना ये एक्सेप्ट तो नहीं करते ना, सुनने को तैयार ही नहीं है। अब कोई सुनने को तैयार ना हो तो क्या करे बताइए, हम लोग तो बोल ही सकते हैं। वहीं आज किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम मामला है सुनवाई वाला। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर सुनवाई होगी। पंजाब के दूसरे हाईवे खोलने की मांग इस याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर लंबे वक्त से बंद है। अब किसान यूनियंस ने पंजाब के दूसरे हाईवे भी बंद कर दिए हैं। ये न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सभी रोड्स खुलवाने को कहे और इसी याचिका को लेकर आज मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जहां सुनवाई होनी है। खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली के स्कूल्स को एक बार फिर से आज बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के 40 स्कूलों को यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया और इनमें कौन से बड़े स्कूल से डीपीएस आरकेपुरम है, पश्चिम बिहार का जीडी गोइंग का स्कूल है। ये वो तमाम स्कूल्स हैं जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली के मयूर विहार का मदर मेरी स्कूल, वहां पर भी ये ईमेल आया। 40 स्कूल्स को ये ईमेल भेजा गया है और बम की धमकी के बाद स्कूल्स ने बच्चों को वापस भेज दिया। बीती रात बताया जा रहा है 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के आसपास एक ही ईमेल था जो इन सभी स्कूल्स को भेजा गया। सुबह सुबह स्कूल प्रशासन ने जब ईमेल चेक किया तो नजर इस ईमेल पर पड़ी, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन की तरफ से फौरन पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई और साथ ही बच्चों को स्कूल से वापस लौटा दिया गया। इस समय पुलिस की अलग अलग टीम्स इन अलग अलग स्कूल्स में मौजूद हैं, जहां जांच पड़ताल चल रही है और अभी तक का अपडेट ये कि जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, लेकिन जो एसओपी होता है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, उसको दिल्ली पुलिस की तरफ से फॉलो किया जा रहा है। धमकी वाला ईमेल मिलने के बाद जो पूरा का पूरा एसओपी होता है उसका पालन कर सघन तलाशी अभियान जो इन स्कूल्स में चलाया जा रहा है। दिल्ली के 40 स्कूल्स हैं जहां पर यह धमकी भरा ईमेल भेजा गया और रात में 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच ये एक ही ईमेल बताया जा रहा है, मतलब एक ही तरीके का लबोलुबाब इस ईमेल का जो इन सभी स्कूल्स को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि $30,000 मुझे दिए जाएं, जिसमें कहा गया कि छोटे छोटे बॉम्ब हैं जो मैंने स्कूल में अच्छे तरीके से छुपा दिए हैं, किसी की नज़र में ये नहीं आएंगे। स्कूल की इमारत को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो स्कूल में लोग मौजूद होंगे उनके ज़रूर पर खच्चे उड़ जाएंगे। इस तरीके का धमकी भरा ये ईमेल डराने वाला जो भेजा गया स्कूल्स को। और देखिए ये जो दिल्ली के स्कूल्स को धमकी वाला मामला सामने आया, इस पर अब सियासी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत तो दिल्ली वालों ने पहले कभी नहीं देखी। स्कूल्स को बम की धमकी के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और सीधे कटघरे में गृह मंत्री अमित शाह को खड़ा किया, ये कहते हुए कि अमित शाह जी को दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए। आप जानते हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था का जिम्मा केंद्र सरकार, सीधे दिल्ली की कानून व्यवस्था जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है और इसी आधार पर सीधे अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और सिर्फ आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। दिल्ली में आए दिन फिरौती, हत्या, गोलीबारी की घटनाएं, ये लिख रही हैं एक्स में अपने पोस्ट में आतिशी। आगे लिखती हैं अब स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। दिल्ली में कानून व्यवस्था की बदहाल हालत पहले नहीं देखी। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी बदहाल हालत पहले कभी नहीं रही। बीजेपी शासित केंद्र सरकार दिल्ली वालों को सुरक्षा देने के अपने इकलौते काम में फेल हो चुकी है।
वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के एक और बड़े नेता मनीष सिसोदिया, पूर्व मंत्री, दिल्ली सरकार के स्कूलों को धमकी पर उनका भी बयान सामने आया है। कह रहे हैं 40 स्कूल्स को बम की धमकी दिल दहला देने वाली। ईश्वर सब ठीक रखे, ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन अब हम इस दहशत के साए में जिए कि हमारे बच्चे जब स्कूल जाएं तो हम घर पे बैठे हुए डरें कि कहीं स्कूल में बम की खबर तो नहीं आ जाएगी, कहीं स्कूल में बम ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगा। मैं मतलब सोच के ही हिल जाता हूं कि उन माँ बाप पे इस वक्त क्या बीत रही होगी जिनके बच्चे स्कूलों में हैं इस खबर आने के बाद में। और ओवरऑल अगर देखें पूरी दिल्ली में दहशत का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। टोटल लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है अमित शाह जी का। गृह मंत्री होने के नाते उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि जिस राजधानी में वो गृह मंत्री के रूप में बैठे हैं देश की, दिल्ली में चारों तरफ व्यापारियों से रंगदारी वसूली जा रही है, चारों तरफ बदमाश खुलेआम पिस्टल लहराते हुए फायरिंग करते हुए घूम रहे हैं, रोज़ घटनाएं हो रही हैं इस तरह की। और अब हमारे बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। आदमी मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो वो सुरक्षित नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे घर से जाता है तो फैमिली वाले सुरक्षित नहीं हैं, और आज हम अपने बच्चों को स्कूल को छोड़ के आ रहे हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो कर क्या रहे हैं अमित शाह जी? देश का गृह मंत्रालय कर क्या रहा है? पूरी की पूरी इंटेलिजेंस, सारी की सारी केंद्र सरकार कर क्या रही है? अगर देश की राजधानी में लोग इतने दहशत में जीने को मजबूर हैं तो हो क्या रहा है देश में? अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र का लातूर जिला, और यहां लातूर जिले में किसानों ने आरोप लगाया है कि राज्य वक्फ बोर्ड उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल करीब 300 एकड़ जमीन पर दावे का यह मामला है, महाराष्ट्र स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। इस संबंध में बोर्ड ने लातूर के 103 किसानों को नोटिस भेजा है। तो लातूर के 100 से ज्यादा किसानों का यह दावा, किसानों की जमीन हड़पना चाहता है वक्फ बोर्ड। 300 एकड़ जमीन है ये, जिस पर वक्फ की तरफ से दावा किया गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने 103 किसानों को नोटिस भेजा है, और किसान दावा ये कर रहे हैं कि वो तो पीढ़ियों से यहां खेती कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड तर्क दे रहा है किसानों की नहीं, ये संपत्ति तो वक्फ की है। इस बीच राजनीतिक बयान भी आ गए। एआईएमआईएम का दावा है वक्फ की संपत्ति उसे वापस की जाए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से यह बयान दिया गया है कि वक्फ की जमीन है और वक्फ को वापस दी जाए। तो यह मामला महाराष्ट्र के लातूर जिले का है, जहां 300 एकड़ जमीन जिस पर किसान किसानी कर रहे हैं, उसी जमीन को लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा ठोका गया। 103 किसानों को बाकायदा नोटिस भेज दिया गया, जिसके बाद किसान कह रहे हैं कि हम तो पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। तो ये किसानों की 300 एकड़ जमीन, जिस पर लातूर में, महाराष्ट्र में, ये वक्फ बोर्ड का दावा। और ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि किसानों की जमीन पर वक्फ की निगाह है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने किसानों को ये नोटिस भेजा है। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर लातूर जिले के 100 से ज्यादा किसान हैं जिन्हें ये नोटिस अब तक मिल चुका है। 103 किसानों का नाम सामने आ गया है। 300 एकड़ जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड जो है वो अपना दावा पेश कर रहा है, और इसी आधार पर नोटिस उसने किसानों को भेजा है। महाराष्ट्र में जो राज्य वक्फ अधिकरण है वहां पर यह दावा पेश कर दिया गया है, और उसी की तरफ से ये नोटिस महाराष्ट्र में लातूर जिले के 103 किसानों को भेजा गया है। 300 एकड़ की ये पूरी जमीन, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। किसानों की जमीन पर वक्फ की निगाह, ये जमीन जो है वो पीढ़ियों से हमें विरासत में मिली है। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो पीढ़ियों से यहाँ पर इस जमीन पर खेती कर रहे हैं, कई पीढ़ियों से यहाँ पर हम खेती करते चले आ रहे हैं, कभी किसी ने हमें रोका टोका नहीं है। फिर अचानक से ये वक्फ की तरफ से इस तरीके का नोटिस, इसका मतलब क्या है? हालांकि ये संपत्ति वक्फ की नहीं, किसानों की है। ये किसानों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम तो पीढ़ियों से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। वक्फ कहां से आ गया इस जमीन पर दावा करने वाला? ये जमीन तो हमारी है। ये किसान जो हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं। अचानक से वक्फ की तरफ से ऐसा दावा कैसे किया जा सकता है, जबकि पीढ़ियों से किसान कह रहे हैं कि इस जमीन पर, और कोई छोटा मोटा जमीन का टुकड़ा नहीं है, 300 एकड़ जमीन है,
जिस पर किसान जो है वो खेती कर रहे हैं। 103 किसान हैं जिनको नोटिस भेज दिया गया है इसी 300 एकड़ जमीन को लेकर वक्फ की तरफ से कि ये जमीन वक्फ की है। लेकिन किसान इस जमीन पर अपना दावा बता रहे हैं, ये कहते हुए कि पीढ़ियों से हम इस जमीन पर खेती कर रहे हैं। और इस बीच जो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले पर, जरा वो सुना देते हैं आप। 2 महिन्यापूर्वी मिळालेल्या नोटीस आहेत हे प्रकरण आहे वक्फ बोर्डाचं। वक्फ बोर्डाने 103 लोकांवर केसेस केलेले आहेत आणि ते म्हणजे आणि 103 जणांच्या 300 एकर जवळपास 300 एकर जमिनी आहे। वक्फ बोर्डाचं म्हणणं आहे की बाबा हे जमीन आम्ही ह्यांना खाण्यासाठी दिल्या होत्या, त्यांनी आम्हाला जमिनी परत कराव्या आता म्हणून त्यांनी दावा दाखल केलेला आहे। या दाव्यासंदर्भात सगळे नागरिक गावातले नागरिक परेशान आहेतच 2-2 एकर जमिनी, त्याच्यामध्ये जर हे वक्फ बोर्डाने जर मध्ये पाय मारला तर काय करायचं? अगोदरच मोलमजुरी करून खाणार, हे अगोदर पिकत नाही, सगळा दुष्काळ अगोदर, पावसामुळे सगळे परेशानी। तो देखिए किसान जो है वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए सरकार। किसानों को वक्फ बोर्ड के नोटिस पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बयान भी सामने आ गया है। सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, ये एकनाथ शिंदे की तरफ से कहा गया है। ये सरकार आम लोगों की सरकार है, हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगा। तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है एकनाथ शिंदे, वो कह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो आम लोगों की सरकार है और किसी भी व्यक्ति के साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे, इंसाफ होकर रहेगा। ये भरोसा सरकार की तरफ से, एकनाथ शिंदे की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन मामला जो है वो पेचीदा है। मामला जो है अब वो सियासी तौर पर भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सरकार है जो भरोसा दिला रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, दूसरी तरफ एआईएमआईएम जो है वो खुलकर वक्फ बोर्ड के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इस बीच हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जरा जल्दी से आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के विधायक हैं मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब, आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही एआईएमआईएम के नेता भी दानिश कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। जरा मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का रुख कर लेते हैं। कासमी साहब, ये क्या है पूरा मामला? मतलब किसान कह रहे हैं हम तो पीढ़ियों से यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं, अचानक से वक्फ बोर्ड जाग रहा है और ये नोटिस भेज रहा है सर? बात ऐसी है कि वक्फ बोर्ड ने अगर ट्रिब्यूनल कोर्ट के ज़रिए उनको नोटिस भेजा है, सवाल ये नहीं है कि उसका वहाँ पर पीढ़ियों से कौन खेती कर रहा है, सवाल ये है कि उस ज़मीन का मालिक कौन है। अगर वक्फ बोर्ड उसका मालिक है और अगर वो नोटिस दे रहा है तो जाहिर बात है कि जब हमारे महाराष्ट्र स्टेट के आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब का ये बयान आया है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे, जो भी इंसाफ होगा इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करेंगे। हम जिस देश में रहते हैं आज यहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पर जो है अगर शेतकरी लोगों के पास मालिकाना हुकूक हैं, ज़मीन के वो मालिक हैं, तो उनको अपने पेपर सामने रख करके अपनी मालिक होना साबित कर देना चाहिए। इस तरह वक्फ बोर्ड अगर 100 नोटिस भी देगा तो उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर ये जगह उनकी नहीं है, चाहे पीढ़ियों से उनका कब्ज़ा हो, और ये जगह अगर वक्फ की है और वक्फ के पास मालिकाना हुकूक हासिल हैं, तो वक्फ बोर्ड को ये हक पहुंचता है कि वो अपनी वक्फ की ज़मीन वापस लेवे। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता समीर बाकरे साहब है। समीर बाकरे साहब, मामला इतना सीधा है, मतलब ट्रिब्यूनल कोर्ट है, उसके बाद ऊपर जो है वो हाई कोर्ट है, अदालती विकल्प मौजूद हैं, तो ऐसे में जिसके पास मालिकाना हक है वो अदालत के सामने जाकर अपने आप को सही साबित कर ले, ये कह रहे हैं। यहाँ पर एआईएम के विधायक कासमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कह रहे हैं कि मालिकाना हक तो नहीं है ना, वो तो वक्फ बोर्ड के पास है। देखिए, यही तो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है ना। हाँ। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बाबा साहब के संविधान में वक्फ कानून की कोई जगह नहीं है, तो अब क्या आप देखिए, महाराष्ट्र नहीं है, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, हर जगह हो रहा है। तो ये आप किसान 150 साल से 100 साल से अपनी खेती कर रहे हैं और ये कोई वक्फ बोर्ड का कोई नोटिस आता है और उस पे वो क्लेम करता है। तो आज ये जो कानून का राज है, ये महाराष्ट्र में भाजपा की जो सरकार है, ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज की, ऐसे तरीके से जो कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा कहना है कि वक्फ का जो कानून है, उसका संशोधन जो संसद में हो रहा है, उसमें सही तरीके से जो प्रावधान लाए जा रहे हैं, इसको अपोज क्यों किया जा रहा है?
आज कोई भी जमीन के कायदे में कलेक्टर एक पहली अथॉरिटी होती है डिसाइड करने में, तो वक्त में वो है ही नहीं। तो आप एक तरफ किसी को भी नोटिस दे देंगे, और मैं बोलना चाहूंगा कि जो गरीब किसान है आप उसको नोटिस देंगे और वो अपने वकीलों के साथ पूरी अपनी खेती छोड़ के यही काम करे क्या? तो ये जो बदमाशी हो रही है, हमारे चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने भी कहा है, ये बिल्कुल सहन नहीं की जाएगी महाराष्ट्र में। और हम ये वक्त के ये जो कदम है इसका सख्त विरोध करते हैं, और किसानों को जो भी लीगल सहायता रहेंगी सरकार की तरफ से, हमारे सभी की तरफ से हम करने को तैयार हैं। ठीक है, तो कासमी साहब यही बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है, और वो कह रहे हैं इसीलिए तो हम वक्त जो कानून है उसमें सुधार लेकर आ रहे थे कि ये साहब पूरा का पूरा जो कानून है वो मुसलमानों की तरफ उसका पलड़ा झुका हुआ है, मतलब वो कहीं ना कहीं सहूलियत मुसलमानों को देता है वक्फ कानून इस तरीके का। जी जी जी, आइए कासमी साहब आइए। मुझे दो बात कहनी है जी। एक बात तो ये है कि अभी समीर ने जो बात कही है कि हमारे यहाँ वक्फ बोर्ड का कोई, अपने वक्फ कानून का कोई वजूद ही नहीं। 1995 के अंदर जो है हमारे पार्लियामेंट के अंदर वक्फ एक्ट फाइनल हुआ, उसके बाद 2014 में उसमें कुछ संशोधन हुआ। अगर ये कहते हैं कि देश के अंदर वक्फ का कोई कानून ही नहीं है, तो ये किस कानून में संशोधन करना चाहते? इसलिए ये बात कहना कि वो ये कह रहे थे कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया, वो कह रहे हैं कि बाबा साहब ने जब संविधान बनाया ना, उस वक्त उन्होंने वक्फ की कोई कल्पना नहीं की थी। ये तो तुष्टीकरण के तहत, यही तो बीजेपी कहती है कि ये तो तुष्टीकरण के तहत जो बात की सरकारें थी वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, उनका वोट लेने के चक्कर में वो इस तरीके के कानून ले आए, यही तो कह रही है बीजेपी से। नहीं, बात ऐसी नहीं है। देश की आज़ादी से पहले से आज हज़ारों साल से इस देश में जो लोग रह रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हर धर्म के मानने वाले लोगों ने इस तरह जो है दान दिया है उन्होंने, और इसी तरह मुसलमानों ने भी जो है ज़मीनें वक्फ की हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में वक्फ की ज़मीनें नहीं, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, और मुल्क में सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुल्क में इस बात को जो है पार्लियामेंट ने माना है। 1995 के अंदर एक एक्ट बना, उसके बाद से उसी के मुताबिक कामकाज चल रहा है, और उसी में संशोधन करने के लिए आज की सरकार कोशिश कर रही है। नहीं सर, उसी को लेकर तो समीर बाकरे साहब कह रहे हैं ना, कासमी साहब वो कह रहे हैं कि साहब ये दादागिरी से कहीं पर भी जमीनें कब्जाने लगते हैं, यही तो दादागिरी वाला शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया अभी इसके लिए, वही तो कह रहे हैं। एक मिसाल भी नहीं बता सकते कि देश के अंदर वक्फ बोर्ड ने किसी की जगह पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हो। मामला इसके उल्टा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो है उसके ऊपर आधे से ज़्यादा सरकार का कहो या लोगों का कब्जा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीनें वक्फ के बाद 100% है भी नहीं। अच्छा, मैं जवाब ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड लोगों की जगहों पर कब्जा कर लेता है, ये गलत बात है, और वहां पर कोई भी आकर कब्जा जमा लेता है। अब वो ये जो 300 किसानों को नोटिस दिया है, यहाँ पर भी वक्फ तो दावा यही कर रहा है कि जमीन उसकी है, और किसान जो है वो कब्जा करके पीढ़ियों से खेती करते चले आ रहे हैं वहां पर। आइए समीर बाकरे साहब। देखिए जो लातूर का किस्सा है जिसमें 3-4 पीढ़ियों से उनकी खेती चल रही है, उनके सब कागज है। आज वक्फ बोर्ड का कोई भी ट्राइब्यूनल उठ के उनको नोटिस देता है तो ये कहाँ का कानून है? आप 150 साल 200 साल पुराने कोई भी, तमिलनाडु में तो 1500 साल पुराने एक जगह पे इन्होंने अपना क्लेम किया था। तो ये किस तरीके का कानून है जिसमें ना कोई प्रक्रिया फॉलो होती है? कहा जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी और आप प्रूव करो। अरे भाई साहब, उनको पास 3 से 4 पीढ़ियों से वो कर रहे हैं, और गरीब किसान को आप इस तरीके से करेंगे कि उनको लीगल ट्राइब्यूनल्स में और वकीलों के चक्कर काटने लगेंगे। तो ये किस तरीके का कानून है? और मैं जो बोल रहा हूँ कि इसीलिए तो जो वक्फ का संशोधन आ रहा है, ये बोल रहे हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा है, तो डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स है, उनको सभी वक्फ को डिक्लेयर करना है अपनी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी में इनको दिक्कत क्या है? मैं तो यही देखना चाहता हूँ कि हर बार वक्फ का कुछ भी अमेंडमेंट आता है तो कांग्रेस और विरोधी पक्ष के जो नेता खड़े हो जाते हैं, ना प्रावधान को समझते, ना नागरिकों का सम्मान को समझते। तो ये किस तरीके से अपोज कर रहे? मतलब सिर्फ बीजेपी ने कोई कानून लाया इसलिए अपोज कर रहे? अरे बीजेपी ने आज मैंडेट पूरा मिला है और लोगों के हित के लिए कानून लाया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है। दानिश कुरैशी साहब से भी एक रिएक्शन लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं वो। दानिश साहब, आपने सुना समीर जी कह रहे हैं कि साहब देखिए, इसी तरीके की जो गड़बड़ियां हैं उस पर रोक लग सके, इसी में सुधार के लिए तो सरकार कानून लेकर आ रही है ना, और उसका भी विरोध किया जा रहा है राजनीतिक हित साधने के लिए अपने। दानिश कुरैशी जी।
देखिए, मुझे लगता है कि रिस्पेक्टेबल मुफ्ती साहब ऑलरेडी यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में। एमएलए साहब है हमारे वहाँ के महाराष्ट्र एमएमएम से, और उन्होंने बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखी है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है हुकूमत को, और मुझे लगता है कि सरकार इसमें जिस तरीके से बायस होने का रवैया अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है, हम देखते आ रहे हैं मुसलसल, मतलब यानी चाहे कोई भी मामला हो, सरकार बायस कहाँ से हो रही है? आप ये कैसे कह सकते हैं सरकार बायस हो रही है? सर, जल्दी से। डिप्टी सीएम साहब सुनिए, डिप्टी सीएम साहब अगर जो ये कह रहे हैं तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? उनका कहने का मतलब ये आना चाहिए था कि भाई अदालत का फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा, वक्फ के पास अगर पूरा मामला है तो वो देख लेंगे, और अगर जो लोग भी किसान है, देखिए दोनों लोग नागरिक हैं, जो लोग वक्फ में मैनेजमेंट में है वो लोग भी नागरिक हैं, और जो लोग किसान हैं वो भी नागरिक हैं। अब उसके बाद अगर आप ये कहें कि भाई ये होना गलत है, वो अभी हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि वक्फ के अंदर में इनजस्टिस हो रहा है। अरे भाई साहब, आप शायद नहीं जानकारी आपके पास, जो ट्रिब्यूनल है वो जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है, और आप उसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं, तो आप क्रिटिसिज्म जो कर रहे हैं वो जस्टिस पे कर रहे हैं। तो ये सवाल तो हम भी पूछ सकते हैं। इससे आगे बढ़ के एक सेकंड समय कम है सर, मुझे कृष्णा हेगड़े जी का भी एक रिएक्शन लेना है। प्रवक्ता है शिंदे गुट के। कृष्णा हेगड़े जी, बहुत स्वागत आपका। जल्दी से मुझे बताइए, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि साहब सरकार जो है, ऐसा लग रहा है कि वो वक्फ के खिलाफ स्टैंड ले रही है, जबकि मामला तो अदालत तय करेगी ना सर। वक्फ कह रहा है हमारा मालिकाना हक है, किसान कह रहे हैं हम पीढ़ियों से यहाँ पर खेती कर रहे हैं, तो फिर सरकार इसमें पार्टी क्यों बन रही है? अदालत तय कर देगी। कृष्णा हेगड़े जी। कृष्णा जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, कृष्णा हेगड़े जी को हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है, कुछ दिक्कत आ गई है। समीर साहब से इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं। समीर साहब, सरकार पार्टी बन रही है क्या? देखिए, सरकार पार्टी नहीं बन रही है, लेकिन अगर लोगों के साथ इनजस्टिस होने वाला है या कुछ भी मनमानी चल रही है तो सरकार एक मूक दर्शक बन के देख नहीं सकती। सरकार को तो अपना एक रवैया दिखाना पड़ेगा। ना, लेकिन समीर साहब, आपने कह दिया लोगों के साथ इनजस्टिस होने वाला है, तो मतलब आपने पहले ही फैसला कर लिया सर कि इंसाफ क्या है और क्या नाइंसाफी है? मतलब ये तो अदालत तय करेगी ना। आप मुझे बताइए, कोई भी एक्ट में लिमिटेशन एक्ट रहता है। आप देखिए 100-150 साल बाद कोई भी अपना क्लेम करे ये जमीन मेरी है। कोई भी रेवेन्यू एक्ट में आप ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है कि आप कितने सालों बाद क्लेम कर सके। तो ये कौन सा कानून हमको बताया जा रहा है कि नहीं हम 150 साल, 200 साल, 500 साल, 400 ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई रेवेन्यू एक्ट में तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना कि इतने साल के बाद अचानक से आप जागे और आप क्लेम कर लें, जबकि वहां पर पीढ़ियों से किसान जो है वो खेती करते आ रहे हैं। खैर, ये मामला अब अदालत में है और देखना होगा अदालत इस पर क्या रुख अपनाती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर सुनवाई होगी आज। साथ ही पंजाब के दूसरे हाईवेज खोलने की मांग भी इस याचिका में की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि किसानों के आंदोलन की वजह से शंभू बॉर्डर लंबे वक्त से बंद है। अब किसान यूनियंस ने पंजाब के जो दूसरे हाईवे हैं उनको भी बंद कर दिया है। ये गैर कानूनी है, नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को सड़कें खुलवाने को कहे, ये याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अदानी का मुद्दा। आज भी विपक्ष का इसी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन। संसद भवन परिसर में अदानी के मुद्दे पर विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जानते हैं पिछले हफ्ते अलग अलग अंदाज में प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस के सांसद नजर आए थे। आज एक बार फिर से विपक्षी सांसद यहां पर प्रदर्शन करते हुए, आज हाथ में पोस्टर लिए हुए हैं, मुखौटे से ले रखे हैं, और उसी को लेकर अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए विपक्ष के सांसद। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और ऐसे में आज हफ्ते का पहला दिन सोमवार, और लीजिए ये मुखौटों के साथ आज विपक्ष के जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का ये जोरदार प्रदर्शन। आज मुखौटों के साथ विपक्ष के सांसद पहुंचे हुए हैं। अलग अलग अंदाज में हर दिन संसद भवन परिसर में अदानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की घेराबंदी करते हुए विपक्ष के सांसद नजर आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।